तो बच्चों जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 11th अकाउंट्स में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट चैप्टर पढ़ रहे थे और आज हम लोगों का ये लास्ट क्लास होगा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का। आज के क्लास में हम लोग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और आपके बुक में जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसको देखने वाले हैं। तो चलो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। अब देखो, हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो क्वेश्चन 3 मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। इसमें क्वेश्चन है क्या वो मैं अभी फटाफट आप लोगों को दिखा देता हूं। सो द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग अकाउंट्स अंडर ट्रेडिशनल एंड अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड। ठीक है, हमें बोल रहा है कि हमें ट्रेडिशनल मेथड से भी और अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड से भी हमें क्लासिफिकेशन करके बताओ अकाउंट्स का। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि ट्रेडिशनल मेथड से किसी भी अकाउंट्स को हम 3 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट, तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? जिसका संबंध कहीं ना कहीं व्यक्ति से हो। ठीक है, वो होता है पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? असेट से संबंधित खाता। और नॉमिनल अकाउंट इनकम और एक्सपेंसेस से संबंधित अकाउंट जो होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको फटाफट करते हैं। हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले। हम लोग क्या करने वाले? क्लासिफिकेशन करने वाले अकाउंट्स का। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब हमें बांटना है अकाउंट्स को कि वो किस कैटेगरी में है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अब फटाफट क्या करेंगे, हमें 2 ट्रेडिशनल अप्रोच से भी बनाना है और मॉडर्न अप्रोच यानी अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से भी बनाना है। तो मैं इस तरह से कर देता हूं। एक हो जाएगा अपना सीरियल नंबर, ठीक है, एक हो जाएगा सीरियल नंबर और दूसरा हम ट्रेडिशनल अप्रोच। और यहाँ पे अकाउंट्स लिखना चाहो तो जो भी नाम है वो लिख सकते हो। ठीक है, और क्या ये ट्रेडिशनल अप्रोच से हो रहा है और ये मॉडर्न अप्रोच से। ठीक है, चलो हमने क्या बोला, ये सीरियल नंबर हो जाएगा, ये पर्टिकुलर्स ये हो गया ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा क्या हो जाएगा? मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा क्या हो जाएगा? अकाउंटिंग इक्वेशन। इसी को हम मॉडर्न अप्रोच बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। ठीक है, चलो फटाफट। मशीनरी सबसे पहला क्या है? मशीनरी या पर्टिकुलर्स आप लिखते चलना। अब बताओ मशीनरी कौन सा अकाउंट है? यहाँ पे मैं लिख देता हूं मशीनरी, उसके बाद आगे से आपको पर्टिकुलर्स में आप खुद लिख लोगे। ठीक है, मशीनरी कौन सा अकाउंट है ट्रेडिशनल अप्रोच से? तो सर ये एसेट से संबंधित अकाउंट है। हमें याद रखना है एसेट से संबंधित सभी अकाउंट एक्सेप्ट डेटर, बिल्स रिसीवेबल और बैंक को छोड़ के जितने भी असेट से रिलेटेड अकाउंट होते हैं सर, वो जो होते हैं वो रियल अकाउंट होते हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के तहत मशीन जो है सर वो रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। सर अकाउंटिंग इक्वेशन यानी मॉडर्न अप्रोच के तहत ये तो असेट है सर, तो असे हम असेट अकाउंट बोलेंगे। कौन सा अकाउंट बोलेंगे? असेट्स अकाउंट। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा क्या है? दूसरा है सर परचेज। अब देखो परचेज कौन सा अकाउंट होगा? सर परचेज को हम जनरली एक्सपेंसेस की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये एक्सपेंसेस से संबंधित जो अकाउंट होते हैं वो सर नॉमिनल अकाउंट होते हैं। कौन से अकाउंट होते हैं? नॉमिनल अकाउंट। और चूंकि ये खर्चा है तो अकाउंटिंग इक्वेशन तो क्लियरली बताता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग क्लियर का रूल पढ़े थे कि अकाउंट्स को 5 भाग में बांटते हैं। क्लियर, सी फॉर कैपिटल, एल फॉर लायबिलिटीज, ई फॉर एक्सपेंसेज, ए फॉर असेट, आर फॉर रेवेन्यू। तो ये किस कैटेगरी में आता है सर? ये एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आता है। एक्सपेंसेस अकाउंट हम इसे बोल सकते हैं। तीसरा सेल्स। तो सर सेल्स जो है वो तो मेरा रेवेन्यू है। सेल्स मेरा क्या है? आमदनी है। तो आमदनी से संबंधित खाता कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल अकाउंट होगा। और इसे हम बोलेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में बोलेंगे ये सर रेवेन्यू अकाउंट है। ये कौन सा अकाउंट है? रेवेन्यू अकाउंट। चौथा रेंट है। अब देखो रेंट में हमें कुछ नहीं बोला है कि ये रेंट मिला है, रिसीव्ड हुआ है या रेंट पेड हुआ है। अगर कुछ नहीं बोलता है तो हम अजम्पशन करेंगे कि ये रेंट पेड के बारे में बोल रहा है।
किसके बारे में बोल रहा है? रेंट पेड। देखो दोनों हो सकता है, रेंट रिसीव भी हो सकता है, रेंट पेड भी, बट प्रोबेबिलिटी क्या है? रेंट पेड की ज्यादा होती है। ज्यादातर जो भी बिजनेस होता है वो रेंट जनरली चुकाता है, रेंट रिसीव करता है। जनरली रियल एस्टेट के बिजनेस जो होते हैं उसमें रेंट रिसीव किया जाता है, बाकी सभी बिजनेस में रेंट चुकाया जाता है। तो हम यहाँ क्या मानेंगे कि ये रेंट जो है ये रेंट पेड है। तो सर अगर रेंट पेड है तो रेंट कौन सा? ये तो खर्चा हो गया सर। बिल्कुल जी हाँ, ये खर्चा हो गया। तो खर्चा तो अकाउंटिंग इक्वेशन तो क्लियर पता चल गया कि ये एक्सपेंसेस है। और ट्रेडिशनल अप्रोच सर ये नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? कहीं भी हम पैसा लगाते हैं जिससे कि कुछ आमदनी आ सके, तो ये हमारे लिए असेट के कैटेगरी में होता है। तो सर ये असेट है। ट्रेडिशनल अप्रोच में, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में तो ये असेट हो गया। और ट्रेडिशनल अप्रोच में सर ये असेट है तो ये रियल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। किस कैटेगरी में आएगा? रियल अकाउंट। नेक्स्ट, रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग सर रेंट तो जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है, ये तो हमें पता है क्योंकि रेंट एक खर्चा है। रेंट एक खर्चा है, अगर कुछ नहीं बोले, रिसिप्ट नहीं बोले तो रेंट को हमेशा खर्चा मानते हैं सर। ये नॉमिनल अकाउंट होगा। बट सर आप आउटस्टैंडिंग वर्ड लगा दिए हो, तो आपने सर बताया था कि अगर किसी नॉमिनल अकाउंट के आगे या पीछे प्रेफिक्स कोई वर्ड या सफिक्स लगा दिया जाए, यानी कोई भी वर्ड अटैच कर दिया जाए नॉमिनल अकाउंट में, तो वो सर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है। तो ऐसे में तो सर ये रेंट आउटस्टैंडिंग क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट बन गया। कौन सा अकाउंट बन गया? पर्सनल अकाउंट। ठीक है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच यानी मॉडर्न अप्रोच में क्या बोलेंगे? रेंट आउटस्टैंडिंग, हम जो है हम अपने बिजनेस में किराया नहीं चुकाए हैं, वो यानी किराया उस मकान का इस्तेमाल तो हो गया, यानी उस ऑफिस में तो हम यूज किए, लेकिन जब मंथ एंड हुआ, पेमेंट करने का टाइम आया, तो हम पेमेंट किसी कारणवश मेरे पास फंड नहीं था तो हमने पेमेंट नहीं किया, तो यानी वो आउटस्टैंडिंग रह गया। तो आउटस्टैंडिंग के केस में क्या हो जाएगा सर? अगर हम किसी का कोई खर्चा है जो कर चुके हैं बट पेमेंट नहीं किए, तो ये हमारे लिए सर एक लाइबिलिटीज बन के आता है। तो रेंट आउटस्टैंडिंग हमारे लिए क्या है सर? लाइबिलिटीज है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? लाइबिलिटीज अकाउंट। लाइबिलिटीज अकाउंट। चलो आगे बढ़ते हैं। 7th नंबर, सॉरी, कैश। अब कैश बताओ। कैश सर नाम से क्लियर पता चल रहा है कि कैश क्या है? असेट होता है। कैश क्या होता है? असेट अकाउंट होता है। असेट अकाउंट है तो ट्रेडिशनल अप्रोच से ये कौन सा अकाउंट बन जाएगा सर? ये रियल अकाउंट बन जाएगा। चलो अब 9th देखते हैं, सॉरी 8। 8 क्या है? 8 है बैंक डिपॉजिट। बैंक में पैसा जमा किया, बैंक डिपॉजिट, बैंक में हमारा बैलेंस है, तो सर ये तो असेट है हमारे लिए। क्या है? हमारे लिए असेट है। और असेट से संबंधित खाता होता है रियल अकाउंट, सिवाय कैश, बैंक और बिल्स रिसीवेबल छोड़ के। तो चूंकि बैंक तो रियल अकाउंट हो नहीं सकता है सर, ये पर्सनल अकाउंट होगा, क्योंकि ये अल्टीमेटली पर्सन से अटैच है। ये एक कॉर्पोरेशन है, बैंक एक कॉर्पोरेशन है जो कि किसी इंसान ने बनाया है, इसीलिए हम बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। इसे हम क्या बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट। ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के नेचर में। 9th नंबर क्या है? 9th नंबर है क्लोजिंग स्टॉक। 9th नंबर क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। अब फटाफट बताओ बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक तो सर हमारे लिए असेट होता है। तो देखो मॉडर्न अप्रोच तो बहुत आसान है, डायरेक्ट पता करो ये असेट है, एक्सपेंसेस है, कैपिटल है, लाइबिलिटीज है, रेवेन्यू है, तो ये बहुत आसान है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? असेट अकाउंट होगा। तो उसके हिसाब से ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होगा सर? ये तब तो उस केस में रियल अकाउंट हो जाएगा। कौन सा अकाउंट हो जाएगा? रियल अकाउंट हो जाएगा। 10वां नंबर, 10वां नंबर क्या है? डिस्काउंट अलाउड। हम किसी को छूट दे रहे हैं, जैसे हमारे पास कोई कस्टमर आया कुछ खरीदने के लिए, तो हम उसको बेच रहे हैं, तो वो डिस्काउंट मांगा तो हमने उसे डिस्काउंट अलाउ किया, तो क्या होगा सर? हम छूट दे रहे हैं तो हमारे लिए तो ये सर खर्चा हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। ट्रेडिशनल अप्रोच से क्या हो जाएगा सर? ये नॉमिनल अकाउंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। अब बात करते हैं 10th से 11 नंबर। 11 नंबर क्या है? देखो, सेल्स डिस्काउंट
अलाउड हो गया। अब बात करते हैं डिस्काउंट रिसीव। अब देखो बच्चों, डिस्काउंट रिसीव, यहाँ पे डिस्काउंट हमको खुद मिल रहा है। उस टाइम में क्या होता था, क्वेश्चन 11 में क्या था कि हम डिस्काउंट दे रहे थे, अभी हमको डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर हमको डिस्काउंट मिल रहा है, हम रिसीव कर रहे हैं, तो ये तो हमारी आमदनी हो गई। जी हाँ सर, ये हमारी रेवेन्यू हो गई। और रेवेन्यू होगी तो ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा, ये नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। ट्रेडिशनल अप्रोच से कौन सा अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। अब बात करते 13वां नंबर। 13वां नंबर क्या है, सॉरी 12वां नंबर, सेल्स टैक्स पेबल। 12वां नंबर क्या है, सेल्स टैक्स पेबल। अब सेल्स टैक्स पेबल, अब देखो इसका नाम चेंज हो गया। सेल टैक्स को आप बोल सकते हो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेबल। ठीक है, पहले के जमाने में सेल टैक्स था, अब उसका नाम चेंज होकर गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया। वो पेएबल है, यानी हमने कस्टमर से टैक्स वसूल लिए हैं लेकिन सरकार के खाते में अभी तक जमा नहीं किया है। देखो जीएसटी कैसे काम करता है वो हम लोग के लिए सेपरेट चैप्टर वो पढ़ेंगे। अभी ऊपर से समझो कि हम अगर कुछ गुड्स बेचते हैं तो हम कस्टमर से क्या करते हैं, जीएसटी वसूलते हैं और महीना के अंत में हम गवर्नमेंट के खाते में जमा कर देते हैं। तो हम जब तक जमा नहीं करते हैं वो हमारे लिए एक लाइबिलिटीज बन के रहता है। तो सेल टैक्स पेएबल यानी जीएसटी पेएबल हमारे लिए एक लाइबिलिटीज की कैटेगरी में आता है। किस कैटेगरी में आता है सर, लाइबिलिटीज की कैटेगरी में। अगर ये लाइबिलिटीज के कैटेगरी में आता है, अब बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच से, तो सर ये गवर्नमेंट का ड्यू है। तो गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, गवर्नमेंट एक बॉडी होती है, तो ये पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में आएगा। किस कैटेगरी में आएगा सर, ये पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में आएगा। क्योंकि ये जो सेल टैक्स पेएबल है, जीएसटी पेएबल, किसको रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट जो रन हो रही है वो इंडिविजुअल, जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है उसके द्वारा रन हो रहा है, इसीलिए इसे पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखें। अब बात करते हैं 13वां नंबर जो कि है डिप्रिसिएशन। सर डिप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंसेस है जो फिक्स्ड एसेट्स पर चार्ज किया जाता है, इससे एसेट का वैल्यू कम हो जाता है। बट है तो ये खर्चा, तो खर्चा है तो इसे हम खर्चा के लिए एक्सपेंसेस अकाउंट में रखेंगे। और ये जैसे ही ये एक्सपेंसेस अकाउंट हो गया तो ये कैसा, कौन सा अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बन जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। अब बात करते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्या है सर, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस। अब आप मुझे फटाफट बताओ, सबसे पहले तो इंश्योरेंस बताओ, इंश्योरेंस क्या होता है। तो सर बीमा कराना, बीमा कराते हैं तो जब इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, बीमा सिक्योरिटी के लिए कराते हैं, जैसे हेल्थ का करा लिए। ऐसा होता है कि देखो हेल्थ में अगर बीमार हो गए तो कितना खर्चा होगा आपको पता नहीं, कभी लाखों लग सकता है, कभी 1000-2000 में काम चल जाएगा, लेकिन कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया तो लाखों में खर्चा होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम अपना इंश्योरेंस करवा लेते हैं। इंश्योरेंस करवाना का मतलब क्या हुआ कि हम अपना रिस्क जो है इंश्योरेंस कंपनी को दे रहे हैं कि भाई तुमको हम एक मिनिमम अमाउंट पे करेंगे प्रीमियम के रूप में, जो हम बीमार हो या ना हो हमसे कोई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम हर मंथ तुमको एक फिक्स अमाउंट तुमको पे करेंगे। ठीक है, बट अगर हम बीमार हुए तो उसकी सारी जिम्मेदारी, जो भी पेमेंट होगा, जो भी खर्चा होगा, वो इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। ठीक है, उसी तरह से बहुत सारे प्रीमियम होते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस होते हैं। ठीक है, कंपनी से रिलेटेड होता है, बाइक से रिलेटेड होता है, गाड़ी से रिलेटेड होता है, तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अल्टीमेटली क्रक्स क्या है कि इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे लिए खर्चा है। हम एक मंथली या एनुअली हम पेमेंट करते हैं इंश्योरेंस कंपनी, तो हमारे लिए खर्चा है। तो मैंने क्या बोला, इंश्योरेंस हमारे लिए खर्चा है। अब खर्चा है, लेकिन खर्चा के आगे एक वर्ड लगा दिया गया प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब हुआ कि वो खर्चा जिसका पेमेंट पहले कर दिया, हमने एडवांस में इंश्योरेंस पेमेंट कर दिया। तो अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से चले तो हम बोले थे कि खर्चा है यानी नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट के आगे पीछे अगर कोई वर्ड लग जाता है तो वो पर्सनल अकाउंट बन जाता है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस तो पर्सनल अकाउंट हो गया। इसके मीनिंग को समझते हैं, इंश्योरेंस हमने एडवांस में पे कर दिया, यानी खर्चा अगर एडवांस में पे कर देते हैं तो हमारे लिए क्या बन जाता है, असेट बन जाता है। अगर कोई भी खर्चा को हम एडवांस में पे कर देते हैं तो हमारे लिए क्या बन जाता है, असेट बन जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है कैपिटल। अब देखो कैपिटल तो आप जानते हो, बिजनेस का ऑनर जो पैसा लगाता है, तो इसको तो कैपिटल को हम कैपिटल अकाउंट में ही रखते हैं। और सर ट्रेडिशनल अप्रोच में ये कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट बन जाता है, पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है, बिजनेस के ऑनर को। अब बात करते हैं ड्रॉविंग्स।
ड्रॉविंग्स, ड्रॉविंग्स क्या होता है, बिजनेस का ऑनर जब बिजनेस में से पैसा निकालता है तो वो ड्रॉविंग्स हो जाता है। ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल को ही रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए ड्रॉविंग भी पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाए, पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो कि सर इसे नॉमिनल अकाउंट में क्यों रखे, इसे पर्सनल अकाउंट में क्यों रखे, इसे नॉमिनल अकाउंट में, तो आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट्स करके पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट हो, ठीक है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है कि एनालाइज द ट्रांजेक्शंस ऑफ मिसर्स जय अंबा ट्रेडर, यानी कंपनी का नाम है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, क्वेश्चन 4 जय अंबा ट्रेडर्स है, ठीक है, जय अंबा ट्रेडर्स। अब यहां पे हमको बोल रहा है कि ट्रांजेक्शंस को एनालाइज करना है, एनालाइज करना है यानी हमें पता लगाना है कि किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, ठीक है। फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2017 ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग अप्रोच। पहला तो बोल रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच लगा के पता करो, और दूसरा ट्रेडिशनल अप्रोच लगा के पता करो, एनालाइज करो ट्रांजेक्शन को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच लगा के पता करेंगे, एनालाइज करेंगे ट्रांजेक्शंस को। तो ये सिमिलर क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो फटाफट हम लोग क्विकली देख लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। सबसे पहले क्या ट्रांजेक्शन है, जय इंट्रोड्यूस कैश इन द बिजनेस 1 लाख, यानी पहला ट्रांजेक्शन क्या है कि कैश इंट्रोड्यूस किया गया है बिजनेस में। तो क्या क्या इन्वॉल्व है, बिजनेस में कैश आ रहा है तो सबसे पहली बात तो सर कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, और दूसरा सर कैपिटल अकाउंट भी तो इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट भी इन्वॉल्व है, कैपिटल अकाउंट भी इन्वॉल्व है। अब मॉडर्न अप्रोच से हम लोग बना रहे हैं, कौन सा अप्रोच से बना रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच को ही मॉडर्न अप्रोच बोलते हैं। तो इसमें अकाउंट्स को 5 भाग में बांटा है, तो हमें पता करना है कि ये कौन से अकाउंट में आता है। तो सर कैश तो सर असेट के कैटेगरी में आता है, किस कैटेगरी में आता है, असेट अकाउंट। कैपिटल सर कैपिटल अकाउंट में ही आता है, व्यापार में कैश आ रहा है जिससे कैपिटल भी बढ़ रहा है, तो दोनों क्या हो रहा है सर, इंक्रीज हो रहा है, कैश भी इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। अब रूल की बात कर लेते हैं। तो असेट का हमने रूल, जो मॉडर्न अप्रोच से जो रूल पढ़ा था डेबिट एंड क्रेडिट का, वो क्लियर देखा था, कैपिटल, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, असेट और रेवेन्यू। तो उसमें देखा था कि 2 ग्रुप है, एक तो कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू का ग्रुप है, और दूसरा असेट और एक्सपेंसेस का ग्रुप है। तो असेट और एक्सपेंसेस का रूल क्या बोलता है कि हम जब बढ़ेंगे तो हमें डेबिट कर देना, इन असेट और एक्सपेंसेस बोलता है हम बढ़ेंगे तो हमें डेबिट कर देना, ठीक है, और घटेंगे तो क्रेडिट करना। और फिर कैपिटल लायबिलिटीज रेवेन्यू का रूल क्या हो जाता है सर, उल्टा हो जाता है, कैपिटल लायबिलिटीज रेवेन्यू बोलता है हम जब बढ़ेंगे तो हमें क्रेडिट करना और घटेंगे तब डेबिट करना। तो एसेट का क्या रूल है सर, एसेट का रूल है हम बढ़ेंगे तो हमें डेबिट कर देना, या इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे। तो असेट को तो सर हम डेबिट करने वाले हैं। और कैपिटल सर, कैपिटल का रूल असेट के उल्टा होता है, यानी कैपिटल बोलता है हम बढ़ेंगे तो हमें क्रेडिट कर देना, यानी यहाँ पे सीआर करने वाले, क्रेडिट करने वाले। चलो अब हम लोग सेकंड ट्रांजेक्शन देखते हैं। सेकंड ट्रांजेक्शन क्या बोलता है, कैश डिपॉजिटेड इनटू एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक में पैसा जमा किया। तो 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, हमारे यहां से कैश गया और बैंक में जमा हो गया, यानी कैश घटा बैंक बढ़ा। तो 2 अकाउंट है, कैश अकाउंट और दूसरा बैंक अकाउंट। तो सर ये दोनों तो लग रहा है एसेट अकाउंट है, बिल्कुल दोनों एसेट है, दोनों असेट है, दोनों असेट अकाउंट है। अब हमें फटाफट बताओ कि कैश बैंक में जमा किया तो कैश तो कम हो जाएगा, कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और तब बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, बैंक का बैलेंस सर इंक्रीज हो जाएगा, बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। रूल अभी हमने पढ़ा था कि एसेट जब बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं और घटता है तो क्रेडिट करते हैं। तो सर कैश को क्रेडिट करेंगे और बैंक को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है देखो, कैश लोन ऑफ ₹10,000 टेकन फ्रॉम रहीम। कोई रहीम हमारा दोस्त था, हम उसे 10,000 उससे हमने 10,000 का लोन ले लिए, हमने लोन लिया है। तो जरा सोचो 2 अकाउंट कौन कौन सा होगा। सबसे पहली बात कैश लोन लिया है तो एक तो सर कैश अकाउंट हो गया, और दूसरा रहीम से लिया है तो आप बोल सकते हो रहीम का अकाउंट, रहीम से लोन लिया है तो रहीम का अकाउंट। तो सर कैश तो हमारे लिए असेट है,
कैश तो हमारे लिए क्या है, असेट है। और रहीम से लोन लिया है तो सर रहीम तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटीज हो जाएगा। क्योंकि लाइबिलिटीज का डेफिनेशन क्या होता है कि लाइबिलिटीज वो होता है जिसे हम फ्यूचर में हमें इकोनॉमिक बेनिफिट देना पड़ता है। तो हमें रहीम को फ्यूचर में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा क्योंकि हमने उससे कैश लिया है। ठीक है सर। तो अब बताओ ये कौन सा अकाउंट है, असेट इंक्रीज हो रहा है सर, कैश आ रहा है क्योंकि लोन ले रहे हैं तो कैश आ रहा है। और सर ये लाइबिलिटीज भी तो इंक्रीज हो रहा है, साथ में लाइबिलिटीज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एसेट इंक्रीज हो रहा है तब तो हम डेबिट करेंगे, और लाइबिलिटीज इंक्रीज होता है तो सर क्रेडिट करेंगे। ठीक है। और ट्रांजेक्शन देखो, सैलरी पेड 4,500 एंड 2,000 इज स्टिल पेबल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2017। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से सुनना। बोल रहा है 4,000 का सैलरी पे कर दिया और 2,000 का अभी भी बाकी है, यानी हमें टोटल सैलरी पे करना था 6,500 का पे करना था, जिसमें 4,500 पे कर दिया और 2,000 अभी भी स्टिल आउटस्टैंडिंग है। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, सबसे पहली बात तो सैलरी पे किया 6,000 का, 6,500, सॉरी सैलरी हमारा जो खर्चा है वो 6,500 का है। ठीक है। तो सैलरी कितना का हो जाएगा, 6,500 का हो जाएगा। बाकी में हमने अमाउंट नहीं लिखा, आप चाहे तो एक कॉलम अमाउंट्स का बना सकते थे, अमाउंट लिख सकते थे क्योंकि इस क्वेश्चन पे अमाउंट्स भी दिया हुआ है। तो सैलरी कितना का, खर्चा कितना हुआ 6,500 का सर। इसमें से कैश कितना पे किए सर, कैश तो हमने 4,500 का ही पे किया। और बाकी जो लाइबिलिटीज है उसे हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने का होगा सर, 2,000 का। नेचर बताओ फटाफट, सैलरी सर खर्चा होगा, सैलरी का क्या होगा, खर्चा होगा, और ये इंक्रीज हो रहा है, ये बढ़ रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं कैश। सर कैश तो सर एसेट होता है, कैश एसेट होता है, और जब सैलरी पेमेंट करेंगे तो एसेट क्या हो जाएगा, घटेगा सर, डिक्रीज होगा। ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी सर हमने लाइबिलिटीज क्रिएट किया है क्योंकि हम सैलरी को पेमेंट करना था बट अभी पेमेंट नहीं किया, तो इससे क्या बनेगा, लाइबिलिटीज बनेगा, लाइबिलिटीज बनेगा। और लाइबिलिटीज क्या हो रहा है, यहां लाइबिलिटीज भी बढ़ रहा है, एक जिम्मेदारी आ गई है। ठीक है। अब बताओ खर्चा इंक्रीज होता है तो सर डेबिट करते हैं क्योंकि एसेट के कैटेगरी में है, और एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं सर, एसेट घटता है तो क्रेडिट करते हैं, और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, और लाइबिलिटीज बढ़ता है तो सर क्रेडिट करते हैं। तो क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट होगा 6,500 से, कैश क्रेडिट होगा 4,500 से, और आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट होगा 2,000 से। नेक्स्ट देखो सर, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर परचेज किया 10,000 का। तो सर फर्नीचर, एक तो फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर, और दूसरा कैश में खरीदेंगे तो कैश। तो फर्नीचर भी असेट है और सर कैश भी हमारा असेट है। फर्नीचर खरीदेंगे तो हमारे व्यापार में फर्नीचर इंक्रीज होगा, और कैश में खरीदे हैं तो सर कैश तो देना पड़ेगा ना, तो डिक्रीज होगा कैश। एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे, और एसेट घट रहा है तो क्रेडिट करेंगे। हो गया क्लियर। तो ये था ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, जिसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच बोलो, अमेरिकन रोल बोलो, जो बोलना है बोलो, इसे हम मॉडर्न अप्रोच बोलते हैं। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हमें ट्रेडिशनल अप्रोच में बनाने के लिए बोला गया है। इसे हमें क्या बनाने के लिए बोला गया है, ट्रेडिशनल अप्रोच में बनाने के लिए बोला गया है। ठीक है। इसे हम क्या करते हैं, इसी पेज को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कैसे होगा बाबू, हम तो भूल गए, कॉपी होने का शायद ये ऑप्शन होता है क्या, नहीं नहीं, एक मिनट टाइम दो। ओपन इन बोर्ड, ये क्या होता है, जनरेटिंग थंबनेल, शायद कंट्रोल सी और कंट्रोल भी मारेंगे तो हो जाएगा, नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। देखो हम्म, हमने फोर्थ नंबर क्वेश्चन को अब ट्रेडिशनल अप्रोच से बनाना है। तो मैं फटाफट यहीं पे बना देता हूं, मैं इसी को क्या करता हूं, कट कर लेता हूं। देखो हम्म, चलो अब इसे हम देखेंगे। ठीक है। अब हमें किस अप्रोच से बनाना है सर, हमें बनाना है ट्रेडिशनल अप्रोच से। तो इसको मिटा दो, शायद नहीं मिटेगा बट ठीक है, नेक्स्ट इस पेज में मिटा मिटा सकते हैं शायद, हाँ ठीक है। चलो
इसे हम बोलेंगे कौन सा अप्रोच सर? इसे हम बोलेंगे, अब बना रहे हैं हम ट्रेडिशनल अप्रोच से। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होगा? ट्रेडिशनल अप्रोच में हो जाएगा सर कि हमारा जो अकाउंट्स है ये सब चेंज हो जाएगा। असेट, कैपिटल, लायबिलिटीज में हम कैटेगराइज नहीं करेंगे, इसे हम पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट में करेंगे। और सर हमने बताया था कि ये कैसे होगा, जो रूल होगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उस रूल पे अप्लाई होगा। और सर रिजल्ट, डेबिट क्रेडिट का रिजल्ट सेम रहने वाला है, ये आपको पता होगा, चाहे मॉडर्न अप्रोच अप्लाई करो चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच अप्लाई करो। तो चलो फटाफट देखते हैं। कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है सर? तो सर नेचर ऑफ अकाउंट कैश अकाउंट का होता है, चूंकि ये असेट है तो असेट है, तो ये रियल अकाउंट हो जाएगा। फटाफट कैटेगराइज कर लेते हैं। और कैपिटल सर, कैपिटल पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। कैपिटल कौन सा अकाउंट हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट। पहला बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या था कि कैश बिजनेस में लाया है, तो रियल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये पता करो कि आ रहा है या जा रहा है। तो कैश अकाउंट सर रियल अकाउंट है, ये बिजनेस में आ रहा है क्योंकि बिजनेस का ऑनर पैसा लगा रहा है, यानी कम्स इन हो रहा है, कम्स इन। अब कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये दे पता करो कि ये जो पैसा लाया है ये देने वाला है, यानी ये पैसा दिया है या ये पैसा लिया है। तो सर ये तो दिया है क्योंकि ये बिजनेस में पैसा लगाया है, यानी ये जो है वो गिवर है। ये कौन है? गिवर है। तो चलो क्लियर पता किया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी आ रहा है तो इसीलिए डेबिट किए हैं, और गिवर है तो इसीलिए हम इसे क्रेडिट किए हैं, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो गिवर है इसीलिए हमने क्रेडिट किया। दूसरा बैंक में पैसा जमा किया। तो सर बैंक में पैसा जमा किया, पहली बात तो ये पता करो कि कैश और बैंक कौन सा अकाउंट है। तो सर कैश तो रियल अकाउंट है, ये तो अभी पता किए हैं, और बैंक सर बैंक पर्सनल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का रूल तो पता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये पता करो कि कैश आ रहा है या कैश जा रहा है। तो सर कैश बैंक में जमा किया तो कैश हमारे बिजनेस में से जा रहा है, तो यहाँ पे गोज आउट हो रहा है, बाहर जा रहा है, गोज आउट। और गोज आउट हो रहा है तो इसीलिए क्रेडिट हुआ है, इसीलिए क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। अब पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो ये देखो कि बैंक में पैसा, बैंक को पैसा मिला है या बैंक ने पैसा दिया है। तो सर बैंक में जमा हुआ है यानी बैंक को पैसा मिला है, यानी यहाँ पे पर्सनल अकाउंट यानी बैंक कौन है? रिसीवर है। तो रिसीवर है इसीलिए हम इसे डेबिट किए हैं। चलो अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। थर्ड, रहीम से लोन लिए। रहीम से लोन लिए तो दो अकाउंट है, कैश अकाउंट और रहीम अकाउंट। सर कैश तो रियल अकाउंट होता है, रहीम तो पर्सनल अकाउंट होता है। कैश रियल और रहीम कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये देखो कैश आ रहा है, कैश जा रहा है। तो सर रहीम से लोन लिए तो कैश तो रहीम ने हमको दिया, क्योंकि रहीम से कर्जा लिए तो रहीम ने कैश हमको दिया। तो सर ये कम्स इन हो रहा है, पैसा आ रहा है। तो पैसा अगर आएगा तो इसीलिए तो डेबिट हो रहा है। अब बताओ रहीम पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो रहीम रिसीवर है या गिवर है? रहीम दे रहा है या रहीम को मिल रहा है? तो सर लोन दे रहा है, उसके पास से कैश जा रहा है, तो वो गिवर है। वो कौन है? वो है बाबू गिवर। और गिवर का मतलब होता है क्रेडिट करो उसको, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट थर्ड देखते हैं। थर्ड उनका हो गया। फोर्थ क्या है सर? फोर्थ है कि सैलरी पे किए 4,500 और 2,000 उधार है। तो सैलरी कौन सा अकाउंट सर? खर्चा, सैलरी एक्सपेंसेस। तो सर खर्चा मत लिखो, इसे नॉमिनल अकाउंट लिख दो। क्या लिख दो? नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। सर ये खर्चा है तो खर्चा यहां पे लिख दो। खर्चा इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है ये पता कर लो, कि सैलरी जो पे कर रहे हैं वो खर्चा है, तो खर्चा है तो डेबिट कर दिए, ठीक है। कैश, कैश तो सर रियल अकाउंट है, जब खर्चा पे किए तो कैश क्या हो रहा है? जा रहा है, गोज आउट हो रहा है सर, बाहर जा रहा है। तो बाहर जा रहा है तो इसीलिए क्रेडिट की। और स्टैंडिंग सैलरी सर ये तो पर्सनल अकाउंट बन गया, पर्सनल अकाउंट बन गया, और ये लायबिलिटीज के नेचर का होता है क्योंकि सैलरी उधार है, हमने नहीं चुकाया है। तो जरा सोचो कि जिस व्यक्ति को पैसा मिलना था उसे नहीं मिला, ठीक है, जिस व्यक्ति को पैसा मिलना था उसे नहीं मिला, तो वो क्या बन गया? वो बन गया सर गिवर, वो बन गया गिवर, उसे क्रेडिट करते हैं। वैसे ये एक्सेप्शनल रूल है, इसीलिए ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है जनरली ये ट्रेडिशनल अप्रोच के रूल में फिट नहीं बैठता है, ठीक है, इसीलिए मॉडर्न अप्रोच लाया। फिर भी हम लोग कोशिश किए समझने का। अब बात करते हैं फर्नीचर परचेज की। अगर फर्नीचर खरीदते हैं तो सर फर्नीचर तो हमारा एसेट है, फर्नीचर हमारा एसेट है, और कैश भी हमारा सर एसेट है। फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर क्या हो रहा है? आ रहा है,
बट सर एसेट अकाउंट कैसे लिख रहे हो, तुम तो ट्रेडिशनल अप्रोच से बना रहे हो ना, तो फर्नीचर को लिख दो सर रियल अकाउंट, फर्नीचर को क्या लिख दो, रियल अकाउंट। कैश भी है सर रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट का रूल है जो आता है डेबिट करे, जो जाता है क्रेडिट करे। तो फर्नीचर आ रहा है, कम सीन हो रहा है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और कैश जा रहा है, गोज आउट हो रहा है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। चलो, तो हमने क्वेश्चन 4 भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया। चलो अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, देख लेते हैं, इससे क्या होगा कि आपका माइंड जो है क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर के प्रति। तो हमने सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा दिया, हमने 4 क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन करा दिया। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, जिससे आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डेबिट एंड क्रेडिट में कभी किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। चलो फटाफट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमें बताओ कि ये जो स्टेटमेंट है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें पता करना है कि ये सत्य है और असत्य है। तो सबसे पहला, कैपिटल इज एन एसेट, ये तो फॉल्स लग रहा है सर, कैपिटल कभी एसेट कैसे हो जाएगा। अब फिर नेक्स्ट, बैंक अकाउंट इज ए रियल अकाउंट, तो ये भी फॉल्स है सर। बैंक अकाउंट हमने पढ़ा था, बैंक अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि ये किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। थर्ड क्या सर, कैश अकाउंट कम्स अंडर पर्सनल अकाउंट। अरे बाबा, कैश पर्सनल अकाउंट में कैसे आएगा सर, कैश तो रियल अकाउंट के अंदर आता है, तो ये भी फॉल्स है। ठीक है। फोर्थ, अकाउंट रिलेटिंग टू ए पर्सन और फर्म इज कॉल्ड रियल अकाउंट। पर्सन और फर्म से रिलेटेड अकाउंट रियल अकाउंट कैसे होगा सर, आपने तो पढ़ाया था पर्सन और फर्म से रिलेटेड अकाउंट को पर्सनल अकाउंट बोलते, तो ये भी फॉल्स बोल रहा है। बिल्डिंग अकाउंट इज एन एसेट अकाउंट, ये तो सर ट्रू बोल रहा है, बिल्डिंग तो हमारा एसेट है ही। रियल अकाउंट रिप्रेजेंट प्रॉपर्टी और पोजीशन, रियल अकाउंट क्या प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल सर रियल अकाउंट असेट को रिप्रेजेंट करता है, और प्रॉपर्टी तो असेट ही है, तो ये भी ट्रू है। अकाउंटेंट कीप्स द बुक्स ऑफ इन द बिजनेस, लेखापाल जो होता है वो व्यवसाय की पुस्तकें रखता है, बिल्कुल अकाउंटेंट का काम है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट को सिस्टमैटिक ढंग से रखना, तो ये भी ट्रू है। डेबिट टू नॉमिनल अकाउंट मींस गेन, नॉमिनल अकाउंट में डेबिट करते हैं गेन को। सर नॉमिनल अकाउंट में क्या बोल रहे थे कि सर डेबिट एक्सपेंसेस और लॉस को करते हैं, और रेवेन्यू और गेन्स को क्रेडिट करते हैं, तो ये तो फॉल्स हो गया। ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में डेबिट हम एक्सपेंसेस लॉस को करते हैं, ना कि गेन को करते हैं। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, क्या बात करते हो, एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट है, बट उसमें वर्ड आउटस्टैंडिंग लग गया तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है, ये नॉमिनल अकाउंट बोल रहा है, यानी ये गलत बोल रहा है, फॉल्स बोल रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं, लोन अकाउंट इज ए रियल अकाउंट। शांति से सोचेंगे, लोन, हम किसी से लोन ले रहे हैं तो वो किसी पर्सन या किसी फर्म से लोन ले रहे हैं, वो रियल अकाउंट कैसे बन जाएगा सर, ये तो पर्सनल अकाउंट होगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ये कौन सा अकाउंट होगा, लोन अकाउंट, सर ये तो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। अब बात करते हैं, अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट एन आइटम ऑफ एसेट इज रियल अकाउंट, वो अकाउंट जो एसेट को रिप्रेजेंट करता है रियल अकाउंट है, बिल्कुल सत्य है, ट्रू है, क्योंकि रियल अकाउंट ही तो असेट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, अकाउंट विच रिप्रेजेंट आइटम ऑफ लायबिलिटीज इज पर्सनल अकाउंट, बिल्कुल सही, जो लायबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है वो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है, तो इसे ट्रू बोलेंगे। फिर द रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, रिसीवर को डेबिट करते हैं और गिवर को क्रेडिट करते हैं, किस चीज का रूल था, ये सर पर्सनल अकाउंट का रूल था, ये बोलता है ये अप्लाई करता है रियल अकाउंट, तो ये फॉल्स है, ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल गेन एंड प्रॉफिट अप्लाई टू नॉमिनल अकाउंट, सत्य वचन, ट्रू है। नॉमिनल अकाउंट का तो रूल ही है, डेबिट सारे एक्सपेंसेस लॉस को और क्रेडिट सारे इनकम और गेन्स को करो। नेक्स्ट, रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट अप्लाई टू पर्सनल अकाउंट, फॉल्स है सर, सारे पर्सनल अकाउंट का तो रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट तो रियल अकाउंट का रूल होता है, तो ये फॉल्स होगा। कैपिटल अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट, ट्रू है। डिप्रिसिएशन अकाउंट इज ए रियल अकाउंट, सर डिप्रिसिएशन तो खर्चा होता है और खर्चा तो नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा ना सर, खर्चा नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा ना, तो ये भी फॉल्स है, ये भी क्या है, फॉल्स है। डिक्रीज इन लायबिलिटीज आर क्रेडिट, क्या बात करते हो सर, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया था क्लियर का रूल, क्लियर का रूल, ये मॉडर्न अप्रोच या अकाउंटिंग इक्वेशन का अप्रोच था। आपने बताया था कि इसके दो ग्रुप है, ठीक है,
एक ग्रुप तो है कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू। कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू का एक ग्रुप है, ये बोलता है इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे क्रेडिट, और डिक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे डेबिट। और दूसरा रूल होता है सर ये दो दोस्त का, एसेट और एक्सपेंसेस का। एसेट एक्सपेंसेस बोलता है कि जो ये लोग करेगा उसका उल्टा करेंगे, यानी ये लोग इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट कर रहा है ना, तो हम इंक्रीज होंगे तो हम डेबिट करेंगे, इंक्रीज होंगे तो हम डेबिट करेंगे, और डिक्रीज होंगे तो हम उल्टा करेंगे यानी क्रेडिट करेंगे। तो आप क्या बोल रहे हो कि लाइबिलिटी जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, सर लाइबिलिटी डिक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं ना, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स। डेबिट इज प्लस एंड क्रेडिट इज माइनस। डेबिट इज प्लस एंड क्रेडिट इज माइनस। आप इसे ट्रू बोल सकते हैं, बट इसे हम पार्शियली ट्रू बोलेंगे, 100% ट्रू नहीं है, बट फिर भी इसे हम ट्रू बोलेंगे। इसको हम समझाएंगे आगे चल के, अभी आपको नहीं समझाएंगे। द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये बिल्कुल सही है। पर्सनल अकाउंट का रूल है कि रिसीवर को डेबिट करो, क्रेडिट और गिवर को क्रेडिट करो, तो ये भी रूल ट्रू है। ठीक है, चलो मैं फटाफट में आपको बता देता हूं, आप खुद से इस क्वेश्चंस को करोगे और कहीं दिक्कत होगा तो आप जरूर कमेंट्स करके बताना कि सर यहां पे हम फंस रहे हैं। बट आपका काम है कि जितना क्वेश्चन है सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो करना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसको करना है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो हम कॉन्सेप्ट में लिखा देते हैं, इसीलिए हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे अभी। अब बात करते हैं अगला कैसा क्वेश्चन आता है। आपको बोल रहा है इंडिकेट द करेक्ट आंसर बाय चूजिंग वन ऑफ द अल्टरनेटिव, यानी ऑब्जेक्टिव है, चार में से किसी एक को सेलेक्ट करना है। तो बोल रहा है इम्पर्सनल अकाउंट को कितने भाग में बांटा है? तो सर इम्पर्सनल अकाउंट में हमने देखा था कि इम्पर्सनल में दो बांटे थे, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो आंसर होगा दो भागों में, 2 पार्ट में, यानी आंसर होगा सी। फिर बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? सर लाइबिलिटीज होता है, बैंक को रिप्रेजेंट करता है, तो सर ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। कौन सा अकाउंट हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट। फिर है रूल इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल था? तो सर पर्सनल अकाउंट का रूल था कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये रूल था सर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बाकी दोनों गलत होगा। ये डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सर रियल अकाउंट का रूल था, और डेबिट सारे खर्चे और लॉस को करो, क्रेडिट इनकम गेन्स को करो, ये नॉमिनल अकाउंट का रूल था। ठीक है, अब बात करते हैं रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। कौन सा अकाउंट का रूल है? सर नॉमिनल अकाउंट का रूल है। फिर है प्रोप्राइटर अकाउंट। प्रोप्राइटर अकाउंट मालिक का अकाउंट, जिसे कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, ये कौन सा अकाउंट होता है? सर पर्सनल अकाउंट होता है। डेबिट का आशय क्या होता है? डेबिट का आशय होता है, डेबिट मतलब क्या होता है? डेबिट का रूल क्या होता है कि डेबिट की वजह से हमने आपको बताया था दो चीज होता है, इंपैक्ट होता है। एक तो एसेट बढ़ जाएगा, दूसरा खर्चा बढ़ जाएगा। तो डेबिट का आशय मतलब इंक्रीज इन एसेट होगा, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। सर ये इंक्रीज इन लाइबिलिटीज से क्रेडिट बढ़ता है, इंक्रीज इन प्रॉपर्टी प्रोप्राइटरी इक्विटी यानी कैपिटल से क्रेडिट होता है। ठीक है, चलो क्रेडिट का आशय, क्रेडिट का मतलब हमने तीन चीज देखा था। क्रेडिट में तीन चीज होता है, या तो कैपिटल बढ़ जाएगा, या लाइबिलिटीज बढ़ जाएगा, या तीसरा रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो इंक्रीज इन एसेट तो नहीं हो सकता, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज होगा। इंक्रीज इन क्या होगा? लाइबिलिटीज होगा। तो हमने सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा दिया, इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव तो मुझे लगता है कि आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सर? सेल ऑफ गुड्स टू मुन्ना फॉर कैश इज डेबिटेड टू। सेल ऑफ गुड्स टू मुन्ना, सेल हम क्या बोल रहे हैं कि हम गुड्स मुन्ना को बेचे हैं कि नगद में, तो क्या डेबिट करेंगे? सर अगर हम नगद में बेचे हैं तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो आंसर होगा बी, कैश अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ठीक है, चलो अब मैचिंग टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। सर मैचिंग टाइप क्वेश्चन क्या है? हमें मैच करना है, यानी कि कौन सा किस नेचर का है। ठीक है, चलो देखो फटाफट। अब हमें 2 कॉलम दिया हुआ है, दोनों को मैच करना है, करेक्ट ऑप्शन से मैच करना है। तो कैश अकाउंट, डबल एंट्री सिस्टम, पर्सनल अकाउंट का रूल, नॉमिनल अकाउंट का रूल। तो फटाफट देख लेते हैं, रूल देख लेते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है सर? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी रिसीवर इज डेबिट एंड क्रेडिट द गिवर। तो यानी इसको मैच करेंगे इससे, इसको मैच करेंगे इसको, यानी कि 3 को बी से मैच कर दिया। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है सर? ऑल एक्सपेंसेस को डेबिट करे और ऑल इनकम को क्रेडिट करो। तो ये सी का मैच कर गया। अब बात करते हैं कैश अकाउंट क्या होता है सर? कैश अकाउंट रियल अकाउंट होता है, तो ये इससे मैच कर गया है, यानी 1 को डी से मैच कर दिए। डबल एंट्री सिस्टम क्या है? एक एंट्री होता है जिसमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम क्या एक सिस्टम है जिसमें ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होती है। चलो अब फटाफट फिल इन द ब्लैंक्स देख लो। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा सर? डेबिट मींस इंक्रीज इन, डेबिट में क्या होगा? तो सर डेबिट मींस इंक्रीज इन एसेट,
ठीक है। इंक्रीज क्या होता है, एसेट। आप सर बोल सकते हो एक्सपेंसेस, सर एक्सपेंसेस भी तो बोल सकते हैं सर। डेबिट मतलब एक्सपेंसेस में इंक्रीज होना और एसेट में इंक्रीज होना। क्रेडिट मींस इंक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल में भी इंक्रीज हो सकता है, लाइबिलिटीज में भी इंक्रीज हो सकता है, रेवेन्यू में भी इंक्रीज हो सकता है। डेबिट मींस इंक्रीज इन एसेट और एक्सपेंसेस, और क्रेडिट मींस इंक्रीज इन कैपिटल, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू। अब प्रॉफिट इंक्रीज कैपिटल, प्रॉफिट इंक्रीज कैपिटल, सो इट इज टू बी। अब प्रॉफिट कैपिटल बढ़ाता है तो इसको क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, ऐड करना चाहिए यानी क्रेडिट करना चाहिए कैपिटल में। डेबिट मींस इंक्रीज, क्या बोल रहे हैं, डेबिट मींस डॉट और डॉट, डेबिट मींस इंक्रीज बोल सकते हो, डेबिट मींस इंक्रीज। फॉर एवरी डेबिट देयर इज ए करस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट, जितना डेबिट होगा उतना से हम क्रेडिट करेंगे इक्वल अमाउंट से। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच परचेज अकाउंट इज ए, परचेज अकाउंट क्या है, एक्सपेंसेस अकाउंट है। परचेज अकाउंट क्या है, एक्सपेंसेस अकाउंट है। इंक्रीज इन लाइबिलिटीज इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, लाइबिलिटीज को बढ़ाते हैं तो कहां दिखाते हैं सर, क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो देखो हमने इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करा दिया, हमने सारे क्वेश्चन करा दिए। पहला और दूसरा नंबर क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में कराया था, वो क्लास म्यूटेड है, उसका कुछ इशू हो गया, उसमें आवाज नहीं आ रहा है, फिर भी मैंने उसको सॉल्व कराया। क्योंकि अब मैं अभी तुरंत आपके लिए दोबारा उस क्लास को रिकॉर्ड करना मेरे लिए डिफिकल्टी हो रहा है, तो आप कोशिश करो कि उसी क्लास से कर लो। म्यूटेड है, फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, उसका जो भी मैंने क्वेश्चन कराया है उसके डिस्क्रिप्शन में मैं उसका प्रैक्टिकल पीडीएफ अटैच कर दूंगा, तो जिससे आपको आसानी हो जाएगा, आप लोग क्वेश्चन फटाफट कर लेना। ठीक है, हम लोग आज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग जर्नल चैप्टर शुरू करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट्स करके बताना। मैं बहुत एफर्ट कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि टाइम टू टाइम रेगुलर आप लोगों को क्लासेस मिल पाए। कभी कभी डिले हो जाती है ड्यू टू सर्टेन इशू, क्योंकि देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं कॉर्पोरेट में हूं, तो मैं काम के साथ साथ मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं, तो जितना हो पाता है मैं प्रयास करता हूं कि आप, वैसे मैं इस चीज की प्रॉमिस करता हूं कि आप लोग का सिलेबस मैं टाइम पे कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।